हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे आप लोग? एक बार फिर पीवाईक्यू नेम सेट 2020 पीवाईक्यू को हाउ टू सॉल्व वर्बली। तो वर्बली सॉल्व करना बताएंगे। जैसा कि मैं बोलता रहता हूं कि 40 to 50% क्वेश्चन आप वर्बली कर सकते हो। ठीक है, तो जब वर्बली कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें, क्योंकि समय भी तो बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ का, और अपने आप को अपने आदत बनानी चाहिए कि हम वर्बल कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि बहुतों को आता है लेकिन वो आदत नहीं है। तो वो क्या करेगा कि पेन उठाने के बाद तुरंत उसको सॉल्व करना शुरू करे। क्वेश्चन पढ़ा और पेन की यूज करना शुरू करोगे, और जैसे पेन का यूज शुरू करोगे तो क्या होगा, समय बहुत बर्बाद होता है। और जब हमारे पास ये ट्रिक टेक्निक पता है, हम अपने आप को ढाल लिए हैं कि हम वर्बल भी कर सकते हैं, तो वर्बल करने की आदत अपने आप को बदलो, अपने अपने आदत डालो वर्बल करने की, जिससे समय बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे तो स्वाभाविक है मेरिट में आओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो यही हम सिखाते हैं। 2000 निमसेट 2008 का से लेकर के अभी तक 2020 तक गए हैं, आगे भी डालते रहेंगे कि हाउ टू सॉल्व वर्बली। करीब 40-50% हो ही जाता है। आज मैं आपको 50% क्वेश्चन वर्बली करके दिखा रहा हूँ, और इससे अमल में लाइए, देखिए अमल में लाइए। ठीक है, और अपने आप को चेंज करिए और उसका फायदा उठाइए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कि 15C8 प्लस 15C7 इक्वल टू NCR। ये NCR इस पैटर्न में भी लिखा जाता है, 15C8 15C7, और इट इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR होता है। तो N+1 और 16CR, तो 16C8 विल बी द आंसर। तो दिस विल बी द आंसर। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, देखिएगा ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, तो इसमें प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, पेन का जरूरत ही नहीं। प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि NCR और प्लस NCR-1 इज इक्वल टू होता है N+1CR। तो यहाँ देखो 15 N की वैल्यू होगी, R की वैल्यू 8 हो गई, तो N+1 यानी 16C8 विल बी द आंसर। तो यहाँ पर इस केस में हो जाएगा। ये जो आपको पता होना चाहिए, 15 ऐसे करके इसका मतलब होता है कि 15CR 15C8, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 15C7 इक्वल टू NCR। ठीक है, तो ये लिखने का ऐसे भी पैटर्न है, ऐसे भी पैटर्न है, तो समझ रहे होगे, समझते ही होगे। तो आप बताओ वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी पता है, तो आप इसको वर्बल कर पा रहे हो। तो यही अपने आप को आदत में लाना है, और हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in a class of 50 student it was found that 30 student read Hitawar and 35 student read Hindustan and 10 read neither। ठीक है, तो how many student read both हितावत एंड द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। देखो 50 में 10 तो पढ़ ही नहीं रहे, तो 40 की बात हो रही। तो इधर हम हितावत का डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, और इधर आपका बना देंगे हिंदुस्तान का। तो इधर आपको हो गया कि 30 स्टूडेंट ये पढ़े, 35 से पढ़े, और दोनों पढ़ने वाले एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर उधर हो जाएगा x-30 x और 35 - x, और उधर पूरा सर्किल ले लिया 30, और इधर ले लिया 35 - x इज इक्वल टू 40, क्योंकि 10 तो पढ़ ही नहीं रहे, दिस इज ऑल अबाउट 40 स्टूडेंट। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो आपका इसमें कितना हो जाएगा, उधर आपका 30 और इधर का प्लस 35 - x इज इक्वल टू 40। तो इस केस में आपका सब्ट्रैक्ट करोगे 65 और प्लस 35 प्लस 35 प्लस 30 कितना हो गया 65, और -40 करोगे 25, तो 25 विल बी द आंसर। जो मैंने किया, अब देखिएगा ये वर्बल कैसे किया। देखिए यहाँ पर दो सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, एक हिंदुस्तान का हो गया, हिंदुस्तान, एक हितावत। तो इसमें कह रहा है कि 30 स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि 35 स्टूडेंट है, और एक्स स्टूडेंट मान लेते कॉमन है जो दोनों पढ़ते हैं। तो ये बचेगा 30 - x, और ये बचेगा 35 - x। और कह रहा है 10 तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑल अबाउट 40, दिस यूनियन ऑफ द टू विल बी 40। टोटल 40 की बात हो रही, जो पढ़ेंगे वही इसमें आएंगे। तो इसको तो पूरा पूरा सर्किल 30 ले लिया। यही मैंने किया था, 30 + 35 - x इक्वल टू 40, यही मन में किया था। क्या हुआ 30
और प्लस 35 माइनस एक्स इक्वल टू ऑल अबाउट 40। इसका यूनियन जो होगा पूरा रीजन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे सर्किल को 30 ले लिया, या इस पूरे सर्किल को 35 ले लो तो 30 माइनस एक्स कर लो इक्वल टू दिस। यही मैंने कैलकुलेट किया। तो ये उतना नहीं है कि आपको 3 वे डायग्राम हो आपको दिक्कत आवे। 2 वे डायग्राम में आप समझ सकते हो कि इधर 30 इधर 35, कॉमन वाले एक्स मान लेते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट रीड बोथ दिस एंड दिस, यानी एक्स पूछा जा रहा है। तो उधर 30 माइनस एक्स किया, इधर आपका 35 माइनस एक्स। कोई एक सर्किल पूरा पूरा ले लो, चाहे ये ले लो रेड वाला पूरा, तो 30 हो गया, 30 प्लस रिमेनिंग 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, क्योंकि 10 तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट। तो ये वर्बल हो सकता है नहीं हो सकता है कि 35 माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो इसको आप उधर ले जाओगे 35 माइनस एक्स, तो आपका 30 और ये आपका ऐड हो जाएगा 30, और इसमें से 35 65 में 40 घटेगा। मैंने वर्बल कर दिया यही, ठीक है। इसको एक्स उधर ले जाओगे इधर लो, यही मन में मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके 25 दिया। तो 2 सर्किल बनाना, उसके अंदर क्या जानना है वो आराम से कर सकते हो। चाहते तो आप इसको नियत लेते, क्या लेते थे, 35 लेते, 35 है ना, तो 35 पूरा सर्किल ग्रीन वाला ले लेते, और बचा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो इससे एक्स निकालोगे तो भी वही बात होगी, बात वही हो गई, 65 माइनस 40 25 बचेगा। तो बताओ ये वर्बल हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। दोनों सर्किल में कॉमन क्या है, अलग अलग क्या है, तो एक सर्किल पूरा, दूसरे का रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 40, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट 40, है ना। तो हम लोग बात करते हैं, जा रहे हैं इस क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि ए इक्वल टू, यहाँ पर सेट एक्स वाई जेड, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पावर ऑफ सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट। तो इसके सबसेट 2 पावर 3 8 होंगे, तो 8 होगा, दैट विल द आंसर। सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए सेट, है ना। इसका जो हम लोग सबसेट ऑफ ए लेंगे, पावर ऑफ सेट ऑफ ए, जो क्या हो जाएगा, ये और आपका नल सेट होगा, सिंगल सिंगल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, दो दो का होगा, एक्स वाई, है ना, वाई जेड, जेड एक्स, और हो जाएगा जेड एक्स, और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इसके सबसेट होते हैं वो आपका इसमें पावर ऑफ सेट में एलिमेंट का काम करते हैं। तो पावर ऑफ सेट क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। तो यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट थे, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पावर ऑफ सेट, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड स्टार्टिंग विद द लेटर डी टेकिंग ऑल द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड देलही। देलही के सारे वर्ड लेकर के हमें हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड, कैन बी फार्म्ड, लेकिन लेटर शुड स्टार्ट विद लेटर डी, ठीक है। चलो, सो दैट द लेटर्स आर नॉट रिपीटेड, तो बहुत आसान है। अरे डी से शुरू होने वाले, डी को फिक्स कर दिया, बाकी जो 4 बचे, इन 4 को हम लोग अरेंज करेंगे, कितने तरह, फैक्टर 4 24 लिख दें सर, क्योंकि इन्हीं में रिपीटेशन तो है नहीं लेटर का, इन्हीं के लेटर का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, वर्ड बनाएंगे। तो दिल्ली को डी का फिक्स कर दिया डी, और बाकी के जो 4 होंगे उनको फैक्टर 4 से अरेंज करेंगे, फैक्टर 4 से अरेंज करेंगे। तो फैक्टर 4 की वैल्यू 24 होती है, पता है, बहुत सिंपल है, वर्बल है, बस सोचो और जवाब दे दो कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद द लेटर डी टेकिंग ऑल द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड दिल्ली, ठीक है। स्टार्टिंग डी होना चाहिए, डी का नहीं बदलना है, बाकी का अरेंज कर रहा है। हर एक अरेंजमेंट नया नया वर्ड बनेगा जो स्टार्टिंग में डी रहेगा, एंड लेटर आर नॉट रिपीटेड, है ना। तो हो गया। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नरेश हैज 10 फ्रेंड्स एंड ही वांट्स टू इनवाइट 6 ऑफ देम ए पार्टी, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल 3 पर्टिकुलर फ्रेंड्स नेवर अटेंडेड द पार्टी। अच्छा, तो इसमें से 10 फ्रेंड में 3 को इनवाइट, 6 को इनवाइट करना है, और 3 को नहीं इनवाइट करना है, तो 3 को घर भेज दो। अब बचे 7, 7 में 6 को इनवाइट कर लेना। तो 7C6 का मतलब 7C1, तो 7, है ना भाई। वर्बल है, 10 में से 6 को बुलाना है, जिसमें 3 को कभी नहीं बुलाना है, दे आर नेवर इंक्लूडेड। तो 10 उनको घर भेज दिया, मैं एक तरीके 7 बचे, तो 7C6 का मतलब हो गया 7C1, दैट इज 7। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ये तो पता होगा प्रॉपर्टी। तो बताओ वर्बल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है, देयर इज ए यंग बॉय बर्थडे पार्टी इन व्हिच 3 फ्रेंड्स हैव अटेंडेड। अच्छा, द मदर हैज अरेंज्ड 10 गेम्स where a prize is awarded for a winning game. The prizes are identical if
each of the 4 children receive at least one prize, then how many distributions of the prizes are possible? यानी 10 कितना प्राइज है, 10 गेम है, where the prizes are to be awarded, है ना। और इस केस में स्वाभाविक है, 3 फ्रेंड को बुलाया है और अपना होके 4 हो जाएगा, चारों चिल्ड्रन को हमें 1 और मोर देना, एटलीस्ट 1 ऑफ, है ना, रिसीव एटलीस्ट 1 ऑफ द प्राइज। तो हम लोग क्या 1 माइनस, तो आपको पता है आइडेंटिकल केस में क्या होता है, यहाँ पर अगर n आइटम को हम r पर्सन में बांटें, इन विच एनी पर्सन कैन बी गिवन विद 1 और मोर, तो n माइनस 1 सी r माइनस 1, तो क्या करोगे, तो 10 माइनस 1 मतलब 9 और c 4 माइनस 1, तो 9c3। अब 9c3 विल बी द आंसर। तो 9c3 की वैल्यू यहाँ पर 9c3 फॉर्म नहीं, वैल्यू टर्म है, तो वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। तो इधर कटेगा 3 3 से, इधर 3 बचा और इधर 2 2 कैसे हो जाए, 4 बचे, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84, 84 मिलता है सर, वर्बल हो सकता है। देखो यहाँ एक फार्मूला बहुत, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये होता है डिवीजन ऑफ 1 और मोर आइडेंटिकल आइटम एमंग आर पर्संस। तो 4 लोग हैं, 4 चिल्ड्रन में बांटना है 10 प्राइजेस को, है ना, 10 गेम्स है, हर गेम पर एक कोई जो जीतेगा प्राइज मिलेगा, 10 गेम्स वेयर प्राइज इज अवार्डेड फॉर विनिंग गेम, कोई ना कोई तो जीतेगा उसमें, तो हर गेम पर एक प्राइस, 10 गेम 10 प्राइस, 10 प्राइस को 1 और मोर में बांटोगे, तो सीधा सा हम लोग क्या किए, 10 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इसी को 9c3, 9c3 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7, और ये मन में कर लिया 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये कैंसिल 3 किया, ये 4 किया, तो 12 इंटू 7 84 84, दिस कैन इजीली बी डन। तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला है, मन में कर सकते हो, 10 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो 9c3 आंसर। अब 9c3 का कैलकुलेशन किया जा सकता है, जैसे मैंने किया, आप भी कर सकते हो, इसमें नथिंग इज न्यू। तो बोलो है ना आसान। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको कैसे बनाएंगे वर्बली, ए एंड बी प्ले ए गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सेलेक्ट ए नंबर फ्रॉम 1 to 25, इफ द टू नंबर्स मैच बोथ विन ए प्राइज, दोनों मैच कर जाए तो प्राइज जीत जाएगा, देन प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट विन द प्राइज इन ए सिंगल ट्रायल। तो भैया 1 से 25 तक कोई भी नंबर आ सकता है, सैंपल स्पेस तो 25 हुआ, और दोनों का सेम रहे, यानी इसका जो नंबर हो वही इसका, तो सही, तो भाई दोनों आइडेंटिकल एक तरीके हो सकता है, तो विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/25 होगा, नहीं होने का 1 - 25 दैट इज 24/25, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट विन ए प्राइस इन ए सिंगल ट्रायल, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 25, और दोनों का सेम नंबर रहे, दोनों का सेम नंबर रहे तो 1 में आ सकता है, भाई इसका 4 रहेगा तो उसका भी 4 रहेगा, तो एक ही तरीके से आ सकता है ना। तो इस केस में इसका मैच करे सेम नंबर तो 1 में हो सकता है, आउट ऑफ 25 में कोई एक मैच तो करेगा, तो ये विन करने की प्रोबेबिलिटी और नहीं विन करने का 1 - 25, और ये जो पी बाई क्यू प्रीवियसली भी हम कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इसके पहले 2018 17 और 19 में किए होंगे भी, 2-3 साल पहले का सेम पी बाई क्यू हैज बीन रिपीटेड, तो वहाँ पर भी मैं बताया हूँ, अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, क्योंकि पी बाई क्यू भी रिपीट होते रहते हैं और नहीं भी रिपीट हो, रिपीट तो होते ही हैं, और नहीं भी रिपीट हो तो आपको ये उसी पैटर्न का कंसेप्ट के मिलता जुलता बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मिलते रहते हैं, तो आप कर सकते हो आराम से। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ए इक्वल टू दिस, देन फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n a टू पावर n, तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 2 3 डालेंगे, तो 1 डालेंगे, एक पावर n में 1 डालेंगे तो वही आ जाएगा, तो पहले वही वाला कौन है, वही वाला माइनस साइन एक्सेस में कहाँ पे गया है, उसमें भी, यस दिस द ओनली आंसर। देखिए जैसे हम एक इक्वल टू ये और एक पावर 1 डाला, n कोई इंटीजर है, 1 2 3 सबके लिए चलेगा, हम 2 तक जाएंगे नहीं, जैसे एक पावर 1 डालेंगे तो a आ जाएगा, 8 सेल्फ आ जाएगा, 8 सेल्फ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि माइनस साइन एक्स और कहीं माइनस साइन एक्स नहीं, तो ये एज इट इज है। तो जब हम n इक्वल टू 1 डालने से सेम ही जा रहा, वही आ रहा है, तो हम 2 डाल के क्या करेंगे, समय बर्बाद होगा, बस IQ लेवल चाहिए, बस हो गया जुगाड़, 1 डाल के ही हो गया। और 1 डाल के 2 मैच करता तो फिर 2 डाल करके जुगाड़ कर लेते, बस हो जाता, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते, वर्बली वो भी कर लेते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेंजेंट टू द इलिप्स दिस, है ना, एंड मेकिंग द एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो 60 डिग्री एक्स एक्सिस कोई टेंजेंट बनाएगी तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 60 दैट इज √3, तो y इक्वल टू √3x और प्लस सम कांस्टेंट, अब कांस्टेंट वैल्यू y इक्वल टू √3x कहाँ पे होगा, y √3, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये तो 1/3 नहीं चलेगा, यहाँ -1/3 नहीं चलेगा,
तो क्योंकि 60 डिग्री बना रही टेंजेंट, तो 10 60 होता है √3, तो y इक्वल टू √3 है ना, प्लस समथिंग या माइनस समथिंग। तो इसमें भी है, केवल बी और सी में हो सकता है, ये पता चला। अब मेरे को मालूम है कि जो इलिप्स में क्या होता है, टेंजेंट y इक्वल टू एम एस प्लस अंडर रूट, तो m तो पता चल गया, mx तो पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक पता चल गया है ना, प्लस c और चीज अंडर रूट। तो अंडर रूट के बाद होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा 16 और b स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस, तो 16 3 48 प्लस 49 का रूट 7 आएगा, 7 है कहीं कांस्टेंट, दिस आंसर। देखिए आप समझ जाओगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो m की तो वैल्यू हमने निकाले 40, m इक्वल टू √3 है, m इक्वल टू √3 है, तो यहाँ √3 डाल देना, ठीक है। और यहाँ जैसे √3 डालोगे तो 3, और a स्क्वायर जब इसको स्टैंडर्ड में चेंज करोगे तो x स्क्वायर बाई 16 और प्लस y स्क्वायर बाई 1 इट इज इक्वल टू 1 मान में हो सकता है। तो 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 48 और प्लस b स्क्वायर 1 है, तो 49 का रूट 7 7 इसमें है, उसमें तो 8 है। तो स्लोप यहाँ पर दो जगह मिल रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म जो है वो इसको मैच कर रहा है, 7 शुड बी द आंसर इन दिस केस। तो कांट यू डीट वर्बली, हम लोग भी वर्बली करके ही पहले बताए, बाद में तो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। भाई m की वैल्यू वर्बली आ रहे हैं, 1060 हो गया √3। और रही बात कांस्टेंट y इक्वल टू mx प्लस अंडर, अगर इंग्लिश पढ़े होगे तो जान रहे होगे, पढ़े नहीं होगे तो फिर क्या करोगे, ये होता है स्टैंडर्ड के लिए है ना। तो स्टैंडर्ड चेंज करिए, तो स्क्वायर इक्वल टू 16 और b स्क्वायर इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देना, तो मन में हो रहा तो वर्बली हो रहा है ना। तो आप भी कर सकते हो अगर ये पढ़े होगे, और नहीं अगर पढ़े होगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या पूरा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर देखिए कि लेट ए बी एंड बी बी द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, दोनों का ऑर्डर सेम है, डिटरमिनेंट डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चलो ठीक है। तो कह रहा है ए इज ए डायगोनल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये बात करना है। तो कह रहा है ए डायगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट है, हाँ अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, तो पहला सही है। दूसरा डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, दोनों का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी वही अलग अलग करके भी सही है। डिटरमिनेंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी टाइम्स, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी का पावर n होगा, सी का पावर n होगा, n ऑर्डर है, क्योंकि पहले क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, कॉमन ले लोगे तो कॉमन हो जाएगा, सी पावर n हो जाएगा, एज ए प्रॉपर्टी भी है, दिया रहता किताब में। तो जब यहाँ पर उसके बाद फिर डिटरमिनेंट आप है, क्योंकि क्या होता है जब मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है ना। और जब कॉमन लेते हो किसी एक रो किसी एक कॉलम से कॉमन होगा, तो n रोज है n कॉलम है, तो कोई आप रो से कॉमन ले लोगे या n टाइम्स, ठीक है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3/3 का होगा तो 6/3 हो जाएगा, 2/2 होगा 6/2 हो जाएगा, 4/4 होगा 6/4 होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या होगा, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉलम होता है, तो सबसे लोगे जितना ऑर्डर होगा उतना कॉमन हो जाएगा, उतना पावर में चढ़ जाएगा, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो दिस इज अपने आप में प्रॉपर्टी है, तो ये ऑफ कोर्स ये जो है गलत है ना, इट शुड हैव बीन सी का पावर n, ये गलत है। आगे चेक कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे है ना, कि जब ट्रांसपोज लेने पर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट चेंज, तो ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो सी इज द ओनली करेक्ट आंसर जो कि प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, सीधा पढ़ो और जवाब दे दो। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर। अरे तो बहुत आसान है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc, अब abc से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, तो आंसर होगी 3। देखिए कितना आसान है, ये पता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्लास 8th क्लास में भी पढ़े हो अलजेब्रा। और जैसे आप इसको यहाँ डिवाइड करोगे 3abc से, 3abc से ओनली abc से डिवाइड करोगे, ये नीचे आ जाएगा, तो यही आ जाएगा जो पूछा जा रहा है, a स्क्वायर बाई a कैंसिल हो जाएगा, bc बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए सी, फिर सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बाई ए बी, वही अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, दैट्स व्हाई दिस आंसर है ना वर्बल। तो किसी क्वेश्चन में जवाब देने के लिए पेन का यूज नहीं करना पड़ रहा है ना। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लिमिट ऑफ दिस। अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो एक्स स्क्वायर 0 डालोगे 0 हो जाएगा, ई का पावर साइन इन्फिनिटी, जब
जीरो को टेंड करेगा तो इसका एंगल इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो साइन हमेशा -1 से 1 तक बीच में देता है, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में देगा, तो ईट पावर समथिंग कुछ ना कुछ तो देगा, -1 से 1 रियल नंबर है ना, तो -1 से 1 के बीच में कोई क्या होगा, ऑसिलेट करेगी वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू, तो 0 इंटू सर्टेन वैल्यू विल बी 0, तो 0 इज दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस आंसर। ठीक है कि यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 0 इंटू ई टू द पावर, इसकी जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में कोई होगी, क्योंकि ये साइन ऑफ यहाँ पर 1/0 का मतलब हो जाएगा साइन ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा जाएगा, तो इसकी वैल्यू विल लाई बिटवीन दीज टू फाइनाइट वैल्यू, तो 0 इंटू ई टू पावर समथिंग विल बी 0, तो 0 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए वर्बल है ना। हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा कि यहाँ पर उसके पहले बता चुका हूँ एक क्वेश्चन, 1 मिनट 12 हो गए, ठीक है 12 13 पे जाते हैं हम लोग, तो 13 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि f इक्वल टू दिस, ये फंक्शन है 0 की इधर x स्क्वायर, 0 को उधर 0 है, देन इक्वल टू 0, अब 0 के उधर तो पैराबोला होगा और 0 के इधर साइन कर्व का जो होगा उसका 2 गुना होगा, तो उधर तो चला जाएगा उधर, और इधर आपका वेवी कर्व होगा है ना, चलो ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं, मिनिमा 0 इक्वल टू 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि नीचे भी जा रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा भी नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 पर कंटिन्यूस रहेगा, 0 से वहाँ खत्म करा वहाँ शुरू करा है, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। क्यों, देखिए इसको ट्रेसिंग दिमाग में रख लो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मैंने ट्रेसिंग का दिमाग में रखा, कह रहा 0 की इधर पैराबोलिक कर्व है, दैट कर्व विल बी लाइक दिस, और 0 के इधर साइन को हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं होगा, 0 पर ये मैक्सिमम जा रही, मिनिमम भी नहीं होगा, नीचे भी आ रही है ना, 2 टाइम्स जो वैल्यू देगा उसका साइन का 0 से 1 का होगा 2 गुना कर देगा, तो ऐसे जाएगा। तो 0 पर ना ये मिनिमा है ना ही मैक्सिमा है और ना ही डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस 0 पर 0 दे रहा है, दोनों दे रहा है, दोनों इंटरजॉइंट है, तो कंटिन्यूस है 0 पर, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी 0 पर टेस्ट करा रहा है, तो 0 पर मैक्सिमा ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम ये कैसे हो सकता है, मिनिमम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे निगेटिव भी आ रहा है आगे इधर में, है ना, निगेटिव ने, और कंटिन्यूअस है ये 0 पर दोनों जॉइंट है, 0 पर दोनों 0 0 डालोगे 0 0 देना, तो इसलिए नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। तो इस केस में ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, और पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी भी नहीं हो, तो मन में फिगर बना सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, dx इक्वल टू कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0, अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, तो फंक्शन की वैल्यू मतलब 0 पर k की वैल्यू बराबर होगी, तो k की वैल्यू एक तरीके से निकालना है ना, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना आसान है, इसको हम लोग लिमिटिंग निकालेंगे तो हम एक्सेस कॉमन ले लेते हैं, तो x -1 डिवाइडेड बाई 2, और जैसे इसमें आप 0 डालोगे तो -1/2 कहीं है नहीं, ना दीजिए, क्योंकि k की वैल्यू आपके यहाँ पर आपका k इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। क्या मैंने किया, x इसमें कॉमन ले लिया, तो x -1 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, और यहाँ पर जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x -1 डिवाइडेड बाई 2x, तो ये एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 डाला तो जैसे 0 हो जाएगा तो माइनस हाफ k की वैल्यू आएगी, जो कि नहीं दिख रही, k इक्वल टू -हाफ, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू अगर k है तो लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगी, तो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग कॉमन लेके कैंसिल करके कर दिया, या एलपिटर रूल अप्लाई करके कर सकते हो, कितना आसान है वर्बल, है ना। तो दोनों कैलकुलेशन है वर्बल, बहुत लोगों की आदत नहीं है, तो जब आदत नहीं होता तो क्या करते हो, सीधा उठाते हो पेन का यूज करने लगते हो, यही तो अवॉइड करना है, ठीक है, जब बन सकता है तो क्यों नहीं बनाए, यही तो सीखना है। तो इवेल्युएट दिस दिस एंड दिस, जब भी e पावर x होता है तो हमेशा चेक करो fx प्लस f' वाला टर्म होता है, तो ये पता है e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस f' dx इक्वल टू 0, तो आंसर होता है e पावर x fx। तो जैसे आप डिवाइड करोगे इधर sec स्क्वायर x, इधर tan x, तो tan x का डेरिवेटिव sec x हो जाएगा, दिस विल बी आंसर। ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, अब मैं समझता हूँ कि f ऑफ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये प्रॉपर्टी e पावर x, और अगर हम लोग इसको f ऑफ x और प्लस f डैश x, ठीक है,
dx, इसका इंटीग्रेशन करें, उसी पैटर्न है, इसका करोगे sec स्क्वायर इधर tan x, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है e पावर x, स्टैंडर्ड रिजल्ट है f ऑफ x। तो यहाँ पर देखो मैंने कर लिया sec स्क्वायर tan x, तो tan x का डेरिवेटिव ये fx है, इसका डेरिवेटिव f डैश x sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पर e पावर x tan x विल बी द आंसर, तो दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। अगर ये प्रॉपर्टी जानते होगे कि इसका ये रिजल्ट होता है, तो उसी को हम लोग उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है, तो फाइनल से e पावर x वही ओरिजिनल फंक्शन, प्लस हम कांस्टेंट सी जोड़ना है तो जोड़, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो कैसे सब वर्बल बनता जा रहा है। If a b c d are the four vectors such that a plus b plus c is a collinear with d and b plus c plus d is collinear with a, then a plus b plus c plus d is, देखिए ऐसा ही और भी हम लोग मिलता जुलता करा चुके हैं, कई बार आ चुका है PYQ। कह रहा है ए बी सी कोलिनियर विद डी, डी डी जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी को पूछा तो ये जा रहा है भाई, पूछा तो ये जा रहा, और इससे पूछेंगे तो कहता हमको डी जोड़ दो, तो डी जोड़ देंगे तो कोलिनियर विद डी रहेगा। और इसमें क्या है, इसमें अगर जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस कोलिनियर विद ए, इसमें ए ऐड कर देंगे तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेगा, वो एक साथ कोलिनियर हो गया। और यहाँ पर ये कह रहा कि डी के साथ कोलिनियर, ये कह रहा ए के साथ कोलिनियर, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या ये तो बात की बात है, ये कोलिनियर विद ए प्लस डी होगा, नहीं होगा। एक कह रहा, पहला वाला कह रहा डी के साथ कोलिनियर और दूसरा वाला एक साथ कोलिनियर, तो ये भी नहीं चलेगा, भी नहीं चलेगा, भी नहीं चलेगा, इसका मतलब ये चलेगा, ठीक है, इसका मतलब वो होगा ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं होगा, है ना। तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी डी आर फोर वेक्टर्स रहता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस डी किया इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी, कोलिनियर विद डी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस पूछ रहा है, ये कह रहा डी के साथ कोलिनियर, और इसमें प्लस ए कर दिया, प्लस ए कर दिया, तो ये म्यू टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस ए के साथ कोलिनियर, तो पहला वाला डी, दूसरा वाला ए के साथ, तो भाई ए प्लस डी के साथ तो नहीं होगा, ए माइनस डी के साथ नहीं होगा, बी माइनस ए, इसलिए वही पे बचा जीरो विद आंसर इन दिस केस। तो इस टाइप का और भी पहले हम लोग मिलता जुलता पे वाई क्यू किए हैं। अब देखो टू फोर्सेस F1 F2 आर यूज्ड टू पुल ए कार व्हिच met an incident, an angle between the two forces is theta, है ना, then find the value of theta which resultant force is equal to under root a square b square, तो वह 90 डिग्री होगा, तभी 90 डिग्री होगा, तभी अंडर रूट a स्क्वायर। अगर यहाँ दो वेक्टर हैं, एक F1 कर रहा है और एक F2 हो रहा, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तभी तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर ये रिजल्टेंट जो होगा वो इसका अंडर रूट, यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस F2 स्क्वायर। भाई ये F1 है ना, ये आपका F2 है, तो ये भी F2 हो गया एक तरीके से, है ना, देखा जाए ऐसे। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से उन्हें रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, cos 90 जीरो कर देगा, तो अंडर रूट F1 F इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका भी आप यूज करते हो अंडर रूट F1 स्क्वायर, फार्मूला का यूज कर सकते हो F2 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos ऑफ थीटा, तो cos 90 क्या करेगा, जीरो कर देगा, ये तो जीरो कर देगा, तो यही बचेगा। और वैसे भी मालूम है कि दो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट के डायगोनल से स्क्वायर बनेगा, है ना, पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर बन रहा है तो उसका डायगोनल अंडर रूट a स्क्वायर भी स्क्वायर होगा, तो साफ साफ जाएगा, क्योंकि एक इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तभी ये अंडर रूट हो जाएगा ये करके, है ना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर ए एंड बी, अच्छा इसका पोजिशन वेक्टर ये ए है और इसका बी है, then the position vector of the point P divide AB in the ratio m:n, तो क्या होता है वही सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट वाला mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, तो यहाँ पर m into b हो जाएगा m into b plus n into a डिवाइडेड बाय +1, तो दिस विल बी द आंसर। ये पता है अगर यहाँ पर a और b में डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट a ले लिया, ये b ले लिया, ये b है और इसको डिवाइड कर रहा है m:n में, तो m into b plus n into a डिवाइडेड बाय m + n ये दिया है, तो पहले से ही हो गया सेक्शन फार्मूला, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना। जो कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन फार्मूला है वो यहाँ पर वेक्टर में भी यूज कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है कि ए बी सी आर द थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स व्हिच नो टू ऑफ व्हिच आर कोलिनियर, और a + 2b इज कोलिनियर विद c एंड b + 3c इज कोलिनियर विद a,
देन a प्लस 2b प्लस 3c विल बी कोलिनियर विद, फिर देखिएगा सेम एज प्रीवियस, जीरो आया था, इसमें भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस 2b कह रहा c के साथ कोलिनियर है, एंड अगर हम इसमें 6c जोड़ देंगे तो 6c जोड़ेंगे तो c के साथ कोलिनियर हो जाएगा, यही बात हो जाएगी। 6c इधर ऐड किया तो यहाँ पर ये भी 6c हो जाएगा, यानी 6c प्लस 6 लैम्डा टाइम्स, है ना। तो ये c के साथ कोलिनियर, और पर करा 3 प्लस 2 b प्लस 3c, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका 2b प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस a ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा, तो ये कोलिनियर विद क्या है, a। तो ये कह रहा है c के साथ कोलिनियर, ये कह रहा है a के साथ कोलिनियर, और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वेक्टर्स नो टू ऑफ व्हिच आर कोलिनियर, आपस में कोई एक दूसरे कोलिनियर नहीं, तो ये संभव ही नहीं है, इसका मतलब जीरो वेक्टर होगा, है ना। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है a प्लस 2b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c, और यहाँ पर क्या करेंगे, पूछा ये जा रहा, तो 6c जोड़ोगे और प्लस 6c जोड़ोगे तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 6, यानी c ही रहा, तो ये हो गया कोलिनियर विद से। और ये कह रहा है कि b प्लस 3c इज कोलिनियर विद a म्यू टाइम्स ऑफ a, तो यहाँ तो ये पूछा जा रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 करोगे 2 से हो जाएगा, और फिर a जोड़ दोगे तो भाई बात वही हो गई, इधर भी ये जोड़ दीजिए, बात वही हो गई, तो समथिंग a। तो ये कह रहा कि दूसरा वाला a के साथ कोलिनियर, तो वो c के साथ कोलिनियर, ये एक साथ कोलिनियर, एंड नो टू व्हिच आर कोलिनियर टू ईच अदर, तो ऐसा संभव नहीं, इसलिए जीरो विल बी द आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं PYQ में, ठीक है, आते रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा जीरो ही होगा। क्यों होगा, रीजन समझ रहे होगे। हम लोग बात करते हैं द वैल्यू ऑफ tan थीटा tan 45 प्लस 0 इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस 0, ऐसा क्वेश्चन देखिए, अब tan a प्लस b का हाफ एंगल फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करोगे, पहले tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b का हाफ एंगल का फार्मूला साइन कास में कन्वर्ट करोगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ऐसे में ट्रिक क्या यूज़ करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेना है थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए जीरो ले लेते हैं, है ना, थीटा की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये tan 45 1 देगा। अब tan 45 1 किस में देगा बताओ, किस में देगा 1, अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो जैसे थीटा इक्वल टू जीरो लिया tan 45 1, तो जीरो डालोगे जीरो जीरो हुआ, और ये माइनस 1 ये तो नहीं चलेगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये क्या होगा, क्योंकि tan 0 0 होता है और sec 0 1 होता है, तो दिस द ओनली आंसर। इसमें तो अनडिफाइंड कर देगा, है ना, जीरो पर, ये भी अनडिफाइंड कर दे, ये डिफाइन दे रहा, हो गया काम खत्म, थीटा इक्वल टू जीरो ले लिया, काम बन गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो tan 45 1 है, और जीरो इसमें भी डाला तो ये भी 1 दिया, ये तो 0 प्लस 1, है ना, cos 0 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल sec भी 1 का रेसिप्रोकल बन ही रहा है। तो ऐसे जुगाड़ हो गया, पेन का यूज किए बिना आप जवाब दे सकते हो, थीटा इक्वल टू जीरो डालोगे, वर्बली देख लो ये 1 आ रहा, किस में 1 मिल रहा है, बस वही है। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट इक्वल टू 2 पर, 2 के इधर ही है 2 के उधर वो है, तो इस केस में अगर हम 2 2 डालें, लेकिन बात है कंटिन्यूअस होगा नहीं, ये 2 से कम, इक्वलिटी साइन किसी में ही नहीं, इक्वलिटी साइन होता तो हम इसमें भी डाल करके देखते, दोनों वैल्यू बराबर होती तो हम कहते कंटिन्यूअस है, डिफरेंट अगर डिफरेंट वैल्यू होती तो क्या होता, कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। अब हम जैसे इसमें 2 डाल रहे हैं तो यहाँ पर हाफ बचेगा, इसमें भी 2 डालेंगे तो ये भी हाफ बचेगा, तो यहाँ पर हाफ हाफ बच रहा है, लेकिन हाफ 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो डिफाइन नहीं होगा जिस पॉइंट पर, तो कंटिन्यूअस होने का सवाल नहीं उठता है, तो कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 2, आई एम सॉरी, ये दिस विल बी आंसर, ठीक है। कंटिन्यूअस कब होता है, जब किसी एक में इक्वलिटी साइन हो जाता, किसी एक में या इसमें तो ये भी हाफ हाफ देता तो हो जाता, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर इक्वलिटी साइन तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कि ये 2 पर डिफाइन ही नहीं, ना 2 के पहले 2 के इधर, 2 पर तो बोल ही नहीं रहा, तो यानी अनडिफाइन है, जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन होता है वहाँ पर ना कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है, प्रॉपर्टी पता होगा ही नहीं कर, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है, कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी के अंदर है और बी जो है सबसेट ऑफ सी, सी के अंदर है, देन द कोऑर्डिनेटी ऑफ द ए यूनियन, तो तीन यूनियन तो सी के बराबर होगा, कोऑर्डिनेटी ऑफ दिस विल बी सी, कितना आसान है। कह रहा है ए जो है बी के अंदर है, कलर चेंज कर देते हैं,
ये बी हो गया, और बी जो है सी के अंदर है, ये सी है, तो इसका यूनियन लेंगे तो उसमें सारा सी वाला एलिमेंट जो है इसका आ जाएगा, तो उसी का सी का एलिमेंट ही कार्डिनिटी देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई नया तो नहीं है, तो इससे जो बड़ा वाला होगा वही उसकी कार्डिनिटी हो जाएगी। तो इस केस में आंसर विल बी कार्डिनिटी ऑफ सी हो जाएगा ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सी, ए यूनियन बी यूनियन का मतलब सी सेट इटसेल्फ, तो सी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वही कार्डिनिटी होती है, तो सी के ही एलिमेंट संख्या है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट में बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस डिपेंड्स ऑन। अब देखिए वैल्यू आपका किस पे डिपेंड कर रही है, ये क्वेश्चन है। तो ये जब -a to a होता है तो आडी में देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो आड फंक्शन हो जाएगा, तो इतना ब्रेक करके हम करके 0 कर देंगे, तो सी पे डिपेंड करेगी, हो गया है ना भाई। इसको ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन प्लस -2 से 2 सी dx, तो इस पर सी का वैल्यू क्या आ जाएगी, 4c के करीब आएगी, तो सी पे डिपेंड करेगी, तो 0 आड फंक्शन -a to 0 होता है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जा रहे होगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो हम आपको यहाँ पर द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिटेन एज, अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात है, सॉल्व करोगे साइन का से बदलोगे टाइम लगेगा, तो एंगल ले लो। अगर एंगल हम 0 लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कार्ड 0 क्या आएगा, अनडिफाइन कर देगा। कभी ऐसा एंगल मत लो कि अनडिफाइन करे, हमेशा ऐसा एंगल लेना है कि कोई भी टर्म अनडिफाइन ना हो, डिफाइन हो। तो जैसे 0 ले लोगे, 0 सबसे आसान रहता है, लेकिन कॉट 0 अनडिफाइन होता है, तो 0 नहीं लेंगे। फिर क्या लें, ऐसा लें कि हमको वैल्यू भी पता हो आसानी से। तो अगर हम ले लेते हैं इसमें 90 लें, तो भाई वो भी दिक्कत है। 45 लें तो 1/√2, 1/45 में 1 हो जाएगा, और 1 - 1 अनडिफाइन कर देगा टर्म। 0 ले रहे हैं तो ये 10 प्रॉब्लम कर रहा है, आई एम सॉरी कॉट प्रॉब्लम कर रहा है। 90 ले रहे हैं तो 10 प्रॉब्लम कर रहा है, अनडिफाइन कर रहे हैं। 45 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 कर दे रहा है, 10 45 कॉट 45 1, तो ना आप 0 ले सकते हो, ना 90 ले सकते हो, ना 45, क्योंकि ये अनडिफाइन कर रहा कोई नहीं कोई टर्म, तो फिर कैसे वैल्यू निकालोगे। तो और जरा दिमाग लगाओ, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हमारी समझ से अब 135 ले लेते हैं, तो 135 क्या होता है, 10 135 -1 देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में काट में -1 देगा, तो ये -1 और माइनस माइनस +2, तो -½ और इधर आपका -½ ये भी -1 प्लस कर देगा -½ तो -1 हो गया। अब -1 किस में मिलेगा, अगर मैंने 135 डालेंगे तो यहाँ पर 1/√2 -1/2, तो -½ + 1, ठीक है, -½ + 1, तो ये तो आपका देगा नहीं, इक्वल टू इसमें अगर हम डालते हैं, इसमें डालते हैं तो sec√2 और √2, ये वाला sec वाला -√2 और +√2, तो यहाँ पर इस केस में -√2 +√2 कर देगा आपका -135 पर 1/√2 का √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √2, तो √2 2 हो गया, माइनस का 2 -2 + 1 -2 + 1 -1 तो ये मैच कर गया। देखिए जैसे आप a = 135 डाले, 135 डाला, 135 पे ये क्या देगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 -1 दैट इज -1/2। सिमिलरली ये भी वही देगा, प्लस का -1/2 दैट इज -1 को ले ही दे रहा है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, -√2 इंटू √2 और +1, तो ये माइनस का 2 + 1 दैट इज 1। तो मन में कैलकुलेट कर सकते हो, -1 तक ये भी -1 दे रहा, वो भी -1 दे रहा, बाकी डालोगे नहीं करेगा, जब मिल गया तो करेगा ही नहीं, करके चेक कर लो। अगर कभी मिल जाएगा पर्टिकुलर एंगल तो फिर एंगल एक और चेक कर लेते हैं, कोई दूसरा चेक कर लेंगे। तो आपको क्या है, बस दिमाग लगाना है आईक्यू लेवल की, कब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कौन वैल्यू लेगा कौन नहीं लेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे उड़ा देते हैं वर्बली वैल्यू डाल करके, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बड़ी मेहनत है, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स दिस टू द सर्किल। अब दिमाग में फिगर करो, सर्किल सेंटर 0 रेडियस 2 हो गया, और ये आपका 2 और 9 ये वर्टिकली होगा, क्योंकि b² बड़ा है, ए जब b बड़ा होता है तो वर्टिकली ए बड़ा होता है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है ना। तो अगर इसका जो उसका सेंटर हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर आपका 3 3 बना रहा, शिफ्ट हो जाएगा तो 2 2 तो नीचे बॉटम में करेगा, और उसके बाद निकल जाएगा 2 3 पॉइंट पे होगा। यस, अभी आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए मैं एक तो सर्किल बना दिया,
सर्किल बना देते हैं। ये सर्किल आपका हो गया, ठीक है। अब एक हम जिसका रेडियस 2 है, 2 0 कामा -2 -2 कामा 0 और 0 कामा 2, ये तो सर्किल हो गया। और इलिप्स का जो ट्रेसिंग होगा ये इधर हो गया, तो इधर आपका 0 1 यहाँ होगा सेंटर, और इधर किस केस में क्या हो जाएगा, 3 यूनिट इधर जाएगा, तो 3 यूनिट जाएगा तो इधर आपका ऐसे। तो यहाँ पर आपका कट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 3 का कर रहा था, इसको शिफ्ट करे तो 2 के साथ मैच हो गया, और ऊपर निकाल दिया, तो ये आपका ये 3 पॉइंट में जाएगा। ट्रेसिंग करके देखो, है ना। यहाँ पर जो इलिप्स का जो ट्रेसिंग हो रहा है वो अगर सेंटर 0 0 होता तो ऐसे होता, है ना, सेंटर 0 0, लेकिन यहाँ पर 0 1 है, तो ये यहाँ सेंटर ये हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट होगा तो 3 यूनिट था, 2 यूनिट इसके साथ टच किया, और बाकी ऊपर निकला, तो कहीं ना कहीं तो काटेगा। बस दिमाग में ट्रेसिंग रखो। पढ़ोगे इलिप्स का तो जान ही रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या कर सकते हैं। देखो 50% क्वेश्चन मैंने वर्बली कर दिया, और भी क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन वर्बली हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है। आपको मेनली है सिखाना था कि हम लोग कैसे वर्बली करते हैं, ठीक है। जब वर्बल करोगे तो समय बचेगा, और इसके बाद PYQ निमसेट का 2021 का 22-23 डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में यही काम आपका आएगा। साल भर 2 साल तक आप पूरा नॉलेज गेन करते हो, वही नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे वर्बल में, है ना। पहले कोशिश करना है वर्बली, आदत अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को आदत में ले आना है कि हम पहले वर्बल ही कोशिश करेंगे, जब नहीं बनेगा तभी पेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एंजॉय किए होगे, और मिलते हैं अगले PYQ में 1 2 दिन के बाद। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।